तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में वैक्सीन और टॉक्सोइड्स के बारे में। ध्यान दें, कल हमने वैक्सीन और टॉक्सोइड्स इनके बारे में बात कर ली। मैं एक बार फिर बता दूं, वैक्सीन क्या है और टॉक्सोइड्स क्या है। ध्यान देंगे कि वैक्सीन के बारे में क्या बताया जाता है। मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर इन दोनों में अंतर की बात करेंगे। ध्यान, अगर किसी जीव शरीर के अंदर कोई पैथोजन यानी कि एंटीजन पहुंचता है तो जीव शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उस पैथोजन या एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार करता है और वो एंटीबॉडीज उसे पकड़कर मारती है। क्लियर है? ये एक सामान्य प्रोसेस है। लेकिन जब तक एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनती हैं तब तक वो एंटीजन उस सेल को इन्फेक्टेड, उस जीव को इन्फेक्टेड कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर ये एंटीबॉडीज पहले से ही जीव शरीर के अंदर हों तो जीव पर कुछ भी या कैसा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो पैथोजन है उसे निष्क्रिय या मृत करके किसी जीव शरीर में प्रवेश कराया। क्लियर है? और फिर क्या करते हैं वो, जैसे ही मृत या निष्क्रिय एंटीजन जीव के शरीर में प्रवेश कराया तो जीव शरीर को तो लगा कि ये एंटीजन है, ठीक है, और वो एंटीजन है भी। उसने उसके विरुद्ध क्या बनाई? WBC बनवाई, सॉरी एंटीबॉडीज बनवाई। और एंटीबॉडीज ने जब उसे देखा तो पता चला ये तो रोग करने की क्षमता रखता ही नहीं है, ठीक है, केवल ये तो एंटीजन के रूप में कार्य कर रहा है, ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी अब यूज नहीं हुई है तो वो उस शरीर के अंदर, उस जीव शरीर के अंदर ऐसे ही रखी रहेंगी। जब कभी भी भविष्य में वो पैथोजन या एंटीजन दोबारा उस शरीर में प्रवेश करेगा, रियल वाला जो डिजीज कॉज कर सकता है, तब वो बनी बनाई एंटीबॉडीज, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज अब उस एंटीजन को या पैथोजन को पकड़कर मार देंगी। और वो इतना तेजी के साथ ये काम होगा कि उस जीव शरीर में उस रोग के सिम्टम भी नहीं दिखाई देंगे, अर्थात वो जीव शरीर को पता ही नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो वो जो मृत या निष्क्रिय हम पैथोजन डालते हैं जीव शरीर में, वही वैक्सीन है। क्लियर है? अब टॉक्सोइड क्या है भाई? टॉक्सोइड्स क्या है? इसे ऐसा समझेंगे कि ये अविषालु, ठीक है, पदार्थ है, अर्थात इनमें कोई भी रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। क्लियर है? ये भी जीव शरीर के अंदर पहुंचा रहे हैं तो जीव शरीर में एंटीबॉडी फिर वैक्सीन की तरह प्रोसेस चलेगा। क्लियर है? लेकिन बाद में चलेगा, ये तो टॉक्सिन्स हैं ही नहीं, तो वो एंटीबॉडी आगे कभी ये टॉक्सिन जहां से भी निकलेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, कहीं से भी हो, तो उन्हें पकड़कर क्या कर लेगी? मार लेगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार इन दोनों में अंतर की बात करेंगे और चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की। तो देखो, वैक्सीन के बारे में क्या बताया जाता है कि जो वैक्सीन है, ठीक है, में या वैक्सीन में जीवित, और जीवित भी कैसे होंगे? क्षीण जीवित, अर्थात वो निष्क्रिय होंगे। तो मैं जीवित के स्थान पर निष्क्रिय लिखता हूं। वैक्सीन में निष्क्रिय या मृत वायरस के कण होते हैं। तो इसमें जो होगा पहला पॉइंट, वो हम लिख सकते हैं निष्क्रिय या मृत, ठीक है, वायरस कण, ठीक है, को जीव शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। क्लियर है बात? जबकि हम टॉक्सोइड्स में देख रहे हैं, ये रूपांतरित टॉक्सिन्स हैं। रूपांतरित टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का मतलब सब जानते हो, ठीक है, रूपांतरित
टॉक्सिन्स हैं। क्लियर है बात? इतनी हमें समझ में आ रही है। आगे इसका जो प्रयोग कराएंगे हम वो वायरस के संक्रमण के समय होगा। ठीक है, जो वैक्सीन का प्रयोग है वायरस के संक्रमण से होता है, वायरस के संक्रमण के समय होता है, अर्थात ये वायरस से बचाएंगी, वायरस संक्रमण से। क्लियर है? जबकि जो टॉक्साइड्स हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं और जिनका प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण के समय होता है। ठीक है, तो ये वायरस संक्रमण और ये बैक्टीरियल संक्रमण, ठीक है, इसके समय में होता है। आ रही है बात समझ में? बैक्टीरियल संक्रमण के समय होता है। बिल्कुल क्लियर है? आगे देख रहे हैं, वैक्सीन के अंदर या वैक्सीन में सजीव क्षीण वायरस में प्रतिजन तो बना रहता है किंतु उसकी उग्रता समाप्त हो जाती है। इसे हम सीधा सीधा लिखेंगे क्या कि ये जो वैक्सीन में हमने निष्क्रिय और मृत वायरस डाले हैं ये एंटीजन की तरह कार्य तो करेंगे लेकिन रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। टॉक्सॉइड्स में देख लेंगे, ये टॉक्सॉइड भी प्रतिजनत्व तो बना रहता है किंतु इनकी अविषालुता समाप्त हो जाती है, अर्थात इनका जो टॉक्सिन्स वाला मैटर था वो समाप्त हो जाएगा लेकिन एंटीजन ये भी बनाएंगे। ठीक है भाई, एंटीजन ये भी बना देंगे, प्रतिजन की तरह ये भी काम करेंगे और प्रतिजन की तरह कार्य ये भी करेंगे, लेकिन अविषालुता इनकी भी समाप्त हो जाएगी और भाई रोग उत्पन्न कराने वाली क्षमता इनकी भी खत्म हो जाएगी, रोग उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा हमने करा है, पक्की बात है। दोनों ही एंटीजन के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात ये एंटीबॉडीज बनवाने के काम में आएंगे लेकिन कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये एंटीबॉडीज उत्पादन को प्रेरित करते हैं, अर्थात ये एंटीबॉडीज बनवाते हैं और वायरस के संक्रमण से जीव शरीर को बचाते हैं। क्लियर है? देखो, ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करके वायरस से प्रतिरक्षा प्रदान कराते हैं, अर्थात वैक्सीन का यूज हमेशा वायरस के संक्रमण के समय हो रहा है, वायरस से बचने के लिए हो रहा है। ठीक है, उधर देख लेंगे टॉक्साइड में ये बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान कराते हैं, अर्थात ये जो कराएंगे वायरस से प्रतिरक्षा, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान कराएंगे। तो पूछा जा सकता है कि भाई वायरल इंफेक्शन के समय या वायरस से बचने के लिए टॉक्साइड यूज करोगे या वैक्सीन यूज करेंगे? तो हमें पता है वैक्सीन, V4 वैक्सीन, V4 वायरस। ठीक है, और टॉक्साइड क्या होंगे? ये बैक्टीरिया से बचाएंगे। आगे देख लेंगे, देखो सजीव वैक्सीन में वायरस की प्रोटीन और वायरस का आरएनए दोनों ही होते हैं, जबकि मृत वैक्सीन में केवल वायरस का आच्छाद, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, उसे यूज करते हैं। ठीक है, वैक्सीन दो प्रकार की होंगी, एक तो सजीव और एक निष्क्रिय समझ लो, जिसे हम बोल देते हैं ना साक वैक्सीन या साल्क वैक्सीन और सेविन वैक्सीन। ठीक है, ये दोनों ही। तो हमने इतना ध्यान रखना है कि अगर हम निष्क्रिय करके डाल रहे हैं वायरस को तो ये मरा हुआ नहीं है, निष्क्रिय है। जब निष्क्रिय है तो इसमें हमने वायरस पूरा डाला है, अर्थात उसका अंदर का न्यूक्लिक एसिड भी है और दूसरा उसका कैप्सिड भी है। जबकि जब मृत कण डालते हैं तो मृत में केवल डालते हैं वायरस का आच्छाद या उसका कैप्सिड। टॉक्सिन्स में देख लेंगे, टॉक्साइड में देख लेंगे, टॉक्साइड बैक्टीरिया के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, अर्थात जो बैक्टीरिया से उत्पन्न है ये प्रोटीन, उन्हें हम एंटीजन के रूप में यूज कर रहे हैं। क्लियर है? देखो यहां से दो अंतर है ये, एक तो वैक्सीन और टॉक्साइड में और एक एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। ये दोनों ही तुम्हें याद रखने हैं, बहुत अच्छे अंतर हैं। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, एक दूसरा टॉपिक आता है एलर्जी। ठीक है, देखते हैं एलर्जी क्या है। सबसे पहले
ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा वो है एलर्जी। ठीक है, एलर्जी। अब एलर्जी किसे कह रहे हैं? देखो एलर्जी को समझो तुम, एलर्जी क्या है? जो भी हम जानते हैं, ठीक है, कि त्वचा पर, ठीक है, स्किन का छूटना या और कुछ होना, ये एलर्जी है, ये एलर्जी नहीं है। ठीक है, हमें सबको ऐसा लगता है कि त्वचा संबंधित जो डिजीज है, विकार है, वो एलर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलर्जी का मतलब, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है, अति संवेदनशीलता। अति संवेदनशीलता से मतलब क्या है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर बाद में देखते हैं। देखो होता क्या है, मैं या और कोई भी जीव या मनुष्य की हम बात करें तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ पदार्थों से, कुछ पर्यावरणीय पदार्थों से या अन्य किसी पदार्थ से, ठीक है, बड़ी दिक्कत सी होती है। दिक्कत होने का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई भी यहां, ठीक है, धूल जैसी चीज हो और जो हवा के साथ चलती हो, तो उस धूल को मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, और उस धूल को या धूल से बचाने के लिए, उस डस्ट से बचाने के लिए मेरे शरीर से, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जिनसे मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहां धूल है और जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बहुत मतलब खुशबू से उन्हें जुकाम हो जाता है। ठीक है, अगर वो खुशबू को ले रहे हैं या उन्हें खुशबू के आसपास रखा जाता है तो उन्हें क्या हो जाता है, जुकाम जैसी कंडीशन आ जाती है। तो उससे मतलब क्या है कि वो जो सुगंध देने वाली चीज है, या धूल के कण हैं, या पराग कण हैं, या और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें जो मनुष्य की बॉडी है, ठीक है, वो पसंद नहीं करती है, और उस चीज के बदले, ठीक है, कुछ रेस्पॉन्स दिखाती है, कुछ प्रतिक्रिया दिखाती है। वही प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। जैसे देखो तुम्हारी बुक बताती है किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति, कोई भी एंटीजन हो या कोई पर्यावरणीय पदार्थ हो, उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता, अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये लाइन हम डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कि किसी भी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा दिखाई गई अतिक्रियाशीलता ही एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब उसने बताया है यह प्रतिरक्षा का ही विशिष्ट रूप है। प्रतिरक्षा का ही विशिष्ट रूप है मतलब क्या है भाई? अब एक बात समझो, मेरी बॉडी को डस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, वो अगर मेरे अंदर जाएगी तो मुझ में बीमारी उत्पन्न कर देगी। तो जैसे ही मैं डस्ट के संपर्क में आऊंगा तो मेरी बॉडी मुझे ये बताएगी हाइपर सेंसिटिव होने के बाद कि भाई यहां आसपास डस्ट है तो इससे दूर है, वरना हमारे अंदर कुछ, ठीक है, और क्रियाएं होने लगेंगी जिनसे हमें नुकसान हो सकता है। नहीं समझे हैं? तो एलर्जी भी तो एक हमारे लिए साधन है, या एक हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जो हमें बता रहा है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर है? देखते हैं। तो इसे लिखा है यह भी प्रतिरक्षा का एक विशिष्ट रूप है। जो एंटीजन एलर्जी उत्पन्न कराते हैं, ठीक है, जैसे मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे परागकण से एलर्जी है, ठीक है, मुझे सुगंध से एलर्जी है, तो ये सारे जो पदार्थ जिनसे मुझे एलर्जी हो रही है वो कहलाते हैं एलर्जन। ठीक है, उन सब पदार्थों को हम एलर्जन कहते हैं। ध्यान रखेंगे भैया, एलर्जन। ठीक है, एलर्जन IgE एक चीज है, देखो ये IgE, ये एंटीबॉडीज होती है
देखो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। तो I4 है इम्यूनो और G4 है ग्लोबिन, और E उसका टाइप है, ये एंटीबॉडीज है। ठीक है, जैसे हम अगर एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो IgE, IgA, तो ये सब एंटीबॉडीज हैं। तो जो भी एलर्जन होते हैं वो IgE, ठीक है, एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो एलर्जी में जो भी एलर्जन होंगे वो कौन सी एंटीबॉडीज को उद्दीपित कराएंगे, तो हमें पता चलना चाहिए IgE एंटीबॉडीज को उद्दीपित कराते हैं। आ रही है इतनी बात सबको समझ में? हमें यहीं तक ध्यान देना है। संजीव जी, ठीक है, हम इतनी बात समझे हैं कि जो एलर्जन है वो क्या है, IgE। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देख रहे हैं हम। ये जो IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडीज हैं, वो संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से जुड़ता है और एलर्जन इन IgE एंटीबॉडीज से जुड़ जाता है। मतलब क्या है देखते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होगी IgE, ठीक है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कुछ सेल पाई जा रही है जिन्हें हम बोल रहे हैं मास्ट सेल। ठीक है, ये मास्ट कोशिका, क्लियर है। इन मास्ट कोशिकाओं से क्या हो जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी। चलो हमने जोड़ दिया है, ध्यान देंगे। और एलर्जन इन IgE एंटीबॉडीज से जुड़ जाता है। IgE एंटीबॉडीज से क्या जुड़ जाएगा, एलर्जन जुड़ जाएगा। अब एलर्जन मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन के स्राव को बढ़ा देता है। ठीक है, और हिस्टामिन श्वेत पदार्थ है, इससे समीप के रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं और ऊतक से ऊतक द्रव, ठीक है, बढ़ जाता है। इससे छींकना, आंखें, ठीक है, आंखों से पानी निकलना, सांस लेने में परेशानी होनी, नाक में आंखों से पानी आदि के लक्षण शुरू हो जाते हैं। बस हमें एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही एंटीबॉडी IgE होंगी ये मास्ट कोशिकाओं से जुड़ेंगी और जो भी एलर्जन होगा वो इससे जुड़ जाएगा, और इसके जुड़ते के साथ ही जो मास्ट कोशिकाएं, ठीक है, बाहिका विस्तारक पदार्थ होते हैं जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इनका स्राव करने लगेगा, और इनके स्राव से क्या हो जाएगा, हमें छींक आना, ठीक है, म्यूकस का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण प्रकट होने लगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये बात हम समझे हैं, एलर्जी वाली बात। चल देखो, एक बार इसे और पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगी चीज। एलर्जी क्या है? एलर्जी क्या है?